बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट थर्ड। एशिया का भूगोल। एशिया की जलवायु। एशिया की जलवायु। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया की जलवायु। बीए पार्ट थर्ड, एशिया की जलवायु। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण एशिया में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशिया में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान उच्च रहता है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर तापमान माइनस में रहता है। एशिया में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशिया विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण एशिया में कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं वर्षा बहुत कम होती है। और एशिया का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका भी प्रभाव एशिया की जलवायु पर पड़ता है। बीच में एक पर्वत श्रेणी आती है जिसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रभाव मानते हैं। इससे एशिया महाद्वीप की जलवायु दो भागों में बढ़ जाती है, उत्तरी जलवायु और दक्षिण जलवायु। उत्तर में अधिक शीत पड़ता है और दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा प्रभावकारी रहती है। एशिया की जलवायु का अध्ययन दो ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, जो कि मैंने पीछे चैप्टर में बताया था। ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और शीत ऋतु की दशाएं। तो इसको मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और शीत ऋतु की दशाएं। ग्रीष्म ऋतु की दशाएं अप्रैल माह से आरंभ होती हैं, जो कि और शीत ऋतु की जो दशा है वो अक्टूबर माह से आरंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन मानसून भी आते हैं, उनको मैंने विस्तार से आपको एक चैप्टर पूरा बताया था कि मानसून कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये मैं आपको पीछे चैप्टर में बता चुका हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण हम करेंगे। तो अनेक भूगोलवेत्ताओं ने एशिया महाद्वीप की जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिनमें से मुख्य चार हैं। पहला है व्लादिमीर कॉपन का वर्गीकरण, दूसरा है थॉर्नवेट का वर्गीकरण, तीसरा है एल.डब्ल्यू. लम्बर्ट का वर्गीकरण और चौथा है एल. डडले स्टाम्प का वर्गीकरण। तो इन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन हम इसमें जो सबसे पहला अध्ययन करेंगे कॉपेन का वर्गीकरण। कॉपेन सबसे पहला वर्गीकरण है, कॉपेन का वर्गीकरण। कॉपेन था जो
जर्मन विद्वान था, जो उन्होंने 1918 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, यानी पूरे विश्व का उन्होंने वर्गीकरण किया था। लेकिन उसके बाद उसमें कई परिमार्जन और संशोधन किए और अंततः उन्होंने 1936 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कोपेन ने 1936 में जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और जो जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें जो मुख्य बातें थी वो थी, उसमें तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु भागों को विभाजित किया था उन्होंने, जिसमें तापक्रम व वर्षा को आधार माना। जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापक्रम तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया उन्होंने। कहाँ पर कितना तापमान है और कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जलवायु भागों में विभाजित किया। तो कोपेन ने 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर किया, जिसका नामकरण उनका नामकरण था A, B, C, D और E। ये 5 वर्गीकरण नाम दिए थे उसमें, और जो 5 वनस्पति क्षेत्र थे वो थे आपका मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, एक्सिटोथर्मल। ये 5 वनस्पति मंडल थे। उन मंडलों के आधार पर ABCDE 5 अक्षर का नाम दिया। प्रत्येक अक्षर का निम्न अर्थ उन्होंने रखा। प्रत्येक अक्षर का उन्होंने अर्थ रखा था। जैसे ए का अर्थ है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार बी का अर्थ है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का रखा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। डी रखा उपध्रुवीय जलवायु। उपध्रुवीय। और ई का रखा ध्रुवीय जलवायु। ये 5 जलवायु प्रदेश ABCDE है, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हो ABCD और E। ये 5 जलवायु प्रदेश है। उसके बाद अन्य अक्षरों का प्रयोग किया जो स्मॉल लेटर थे, और उसमें उन्होंने वर्षा की अवधि को निर्धारित किया था। ये तो कैपिटल लेटर में उन्होंने 5 दिए थे, ABCD और E। अब स्मॉल लेटर का भी प्रयोग आगे चल के उन्होंने किया, और वो जो कोई वर्षा को अंकित करते हैं। जैसे F, स्मॉल F का है वर्ष भर वर्षा। S का किया था उन्होंने ग्रीष्मकाल शुष्क। W शीतकाल शुष्क।
एस आर्द्र शुष्क और डब्ल्यू शुष्क जलवायु। तो उन्होंने फिर 5 अक्षरों का प्रयोग किया, स्मॉल थे वो, FSWSW। तो ये इसमें एस जो बड़ा एस आता है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूहों को कई उप विभागों में विभक्त किया था। ये जो 5 मुख्य हैं इनका फिर उप विभाजन उन्होंने किया, और जो उप विभाजन है वो आप देख सकते हो। ये उप विभाजन है। इसका पहला मैं दिखा देता हूँ आपको। जलवायु प्रदेश पूरा वर्गीकरण, ये आपका पूरा वर्गीकरण है। ये 5 है इसमें। उसके बाद आपका आता है ये पूरा चैप्टर है। इसमें आप देखोगे तो स्पष्ट आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया। तो जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह कई विभागों में विभाजित किया है, जहाँ पर विभाजन का मुख्य आधार वर्षा के मौसमी वितरण संबंधी दशाओं तथा शीत और शुष्कता की प्रकृति है। उप विभाजन में क्या वर्षा माना, वर्षा के साथ साथ वहाँ की जो दशाएँ, शीत है या शुष्कता है, उसका वर्णन किया। ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जहाँ तापमान हिमांक से नीचे रहता है, ई से बोध किया था उन्होंने। ई से, ई जो है वहाँ बोध किया था। ई यानी ध्रुवीय जलवायु वहाँ पर होती है। आप जब सभी जानते हो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तापमान बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य की वहाँ की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कुछ समय के लिए ही पड़ती हैं, इसलिए वहाँ तापमान बहुत कम रहेगा। तो हिमांक से नीचे रहता है, ई से बोध किया। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्ष भर वर्षा से ढके रहते हैं, जो वर्ष भर, ई से संबोधित किया, यानी ई एफ, ई के साथ साथ एफ का प्रयोग उन्होंने किया। तापमान कम रहता है, ध्रुवीय प्रदेश है, लेकिन वहाँ वर्षा होती है, और वर्षा होने के कारण उन्होंने शब्द कौन सा लिया? एफ, ई एफ, ध्रुवीय वर्ष भर वर्षा एक तरह से ये हो जाती है। बी का प्रयोग शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए किया, जैसा कि आप इसमें जानते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश बी। VW मरुस्थल क्षेत्रों के लिए किया, VW मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए किया। VS शुष्क स्टेपी क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया, इसमें S बड़ा है। तो एक S है स्मॉल जिसमें ग्रीष्म शुष्क है, और दूसरा S है आर्द्र शुष्क। तो इसमें BS शुष्क स्टेपी प्रदेश के लिए प्रयोग किया। बी क्षेत्रों में एशिया के आंतरिक भागों को सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक जो क्षेत्र हैं, आंतरिक क्षेत्रों में ना तो समुद्र का प्रभाव पड़ता है, ना अधिक वर्षा होती है, और तापमान अधिक रहता है, इसलिए आंतरिक क्षेत्रों में बी का प्रयोग उन्होंने किया। जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है और शीत ऋतु ठंडी रहती है आंतरिक क्षेत्रों में। और ये जो आंतरिक क्षेत्र हैं, तुर्किस्तान, मंगोलिया में शीत ठंडी रहते हैं, और इसे BSKW से व्यक्त किया, BSKW से। सी क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं। सी शीतोष्ण जलवायु, उष्ण शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जिसका विस्तार चीन, मध्य जापान, उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत में उष्ण
शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु व शीत ऋतु शुष्क रहती है। सी जलवायु में आर्द्र जलवायु व शीत ऋतु शुष्क रहती है, जो CW से दर्शाया गया है। जब आप नक्शा देखोगे एशिया के भूगोल में तो आपको पता चल जाएगा। दक्षिणी जापान में वर्षा निरंतर होती रहती है, जो CFA के द्वारा व्यक्त की गई है, जो CFA के द्वारा व्यक्त की गई है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम एशिया के गर्म व शुष्क क्षेत्रों को CSA, जबकि पश्चिमी भारत के शुष्क प्रदेशों को CWG द्वारा व्यक्त किया गया। तो ये था आज का कोपेन का वर्गीकरण, एशिया महाद्वीप में कोपेन का वर्गीकरण, जिन्होंने 5 शब्द या अक्षर को प्रयोग किया था जो कैपिटल थे, उसके बाद 5 और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया था जो स्मॉल लेटर थे। थैंक यू, धन्यवाद।